वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इस चैप्टर के थ्रू आप ये जानेंगे कि जीएसटी में किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो कैसे करवाएगा, किसी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। मतलब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम इसमें बहुत कुछ समझेंगे। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली जीएसटी की वेबसाइट पर चल कर के, मैं उसमें भी आपको कई चीज़ें दिखाने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बड़े चैप्टर्स में से एक है ये जीएसटी में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बिगनिंग में ये बात समझ लेनी चाहिए, एक बेसिक आइडिया ले लेना चाहिए कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किन किन को लेना पड़ता है। थोड़ा सा हम इसका एक बैकग्राउंड आइडिया ले लेते हैं, फिर तो डिटेल में हमें प्रोविजंस पे चलना ही होगा। जहाँ तक प्रोविजंस की बात है तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने होंगे कौन कौन से सेक्शंस। मैं आपको ज़रा इसकी रेंज बता देता हूँ। कौन कौन से सेक्शंस हमें कवर करने होंगे। हमें कवर करने होंगे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 22 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 तक के जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 22 से लेकर 30, this is going to be the range of sections that we have to cover in this chapter, ठीक है। मैं इस चैप्टर को आपको दो पार्ट्स में एक तरह से, वैसे तो ये कंप्लीटली एक चैप्टर है लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उस फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बताऊंगा, उस फर्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ। हु इज रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, कौन रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट होगा ना, इसको समझने में भी हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर छोटा सा नहीं है, इसका आंसर बहुत ही बड़ा होगा। बहुत कुछ हमें उसमें समझना होगा, बहुत अलग अलग वैरायटी की हमें कंडीशंस समझनी होगी। और जब इतनी सारी कंडीशंस पूरी होगी, या मैं आपको कई अलग अलग केसेस बताऊंगा, उनमें से किसी भी केस में अगर हम फॉल कर जाएंगे तब जाकर के हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई अब हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो हम वो सारे केसेस देखेंगे इस पार्ट में। अच्छा, दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरे पार्ट में हम प्रोसीजरल बातें करेंगे, प्रोसीजरल प्रोविजंस हम देखेंगे। प्रोसीजरल का मतलब मेरा ये है कि इसमें हम ये देखेंगे सेकंड पार्ट में कि भाई हमने ये तो समझ लिया होगा, तब तक फर्स्ट पार्ट में हमने ये तो समझ लिया होगा कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा और किसको करवाना होगा। लेकिन हम सेकंड पार्ट में फिर बची खुची बातें करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या होता है, और तभी मैं आपको जीएसटी की वेबसाइट पर ले जा करके विजिट करवाऊंगा। उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब भी हम देखेंगे। उसके अलावा इसमें इस सेकंड पार्ट में ही हम ये सब बातें भी देख लेंगे कि भाई अगर मान लीजिए हमने रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिया, फिर बाद में हमें उसके कुछ जानकारियाँ बदलनी है। हमने जो इनिशियली जानकारियाँ सरकार को दी थी अपनी, उनमें से कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हैं तो वो कैसे किया जाए। फिर एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी ऐसा क्या क्या कारण हो सकता है जिस वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन छीना जा सकता है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह की जो बातें होगी ना, वो हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो मैं आपको इसको इस तरह कह दूंगा कि जो सेकंड पार्ट होगा ना, वो एकदम थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसमें कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं होगी। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कॉन्सेप्चुअल बातें होगी, प्रैक्टिकल बातें होगी, समझने की बातें होगी। और मैं आपको इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि एग्जाम में जो केस वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो फर्स्ट पार्ट में से बन सकते हैं। ज़्यादा चांस यही होगी कि फर्स्ट पार्ट में से ही केस वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट समझने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट तो क्या है, प्रोसीजरल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मैं आपको सेक्शंस के अंदर लेकर के चलूँ, उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आइए बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं हम, चलते हैं नोट्स की तरफ। इसमें आपको सबसे पहले तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन क्योंकि अब हम चैप्टर ही रजिस्ट्रेशन का कर रहे हैं तो मुझे नेचुरली आपको वापस से
प्रॉपर तरीके से ये सब बातें बतानी ही पड़ेगी। तो आपको सबसे पहली बात तो ये मालूम भी होगी कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। कैसे होता है बताइए? स्टेट वाइज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अलग अलग ब्रांचेस पूरे इंडिया भर में खोल रखी है, मेरे अलग अलग बिजनेस के प्लेसेस बने हुए हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं, तो उन सब का मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, मेरा एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल जो मेरा हेड ऑफिस है, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोल सकते हैं, उस हेड ऑफिस का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके अलग अलग ऑफिसेज अलग अलग स्टेट्स में खुले हुए हैं, तो आपको हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इस बारे में। अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशंस नीड टू बी स्टेट वाइज। रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? स्टेट वाइज होंगे। देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशंस अंडर जीएसटी। सिंगल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अगर आपका काम फैला हुआ है तो आपको हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है? अ बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स, वही बात जो मैं आपको बता रहा था, विल हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, एक आपको एक रफ आइडिया तो मिल गया। हाँ, हालांकि ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, किस सेक्शन में लिखी हुई है, वो मैं आपको फिर से पढ़वाऊंगा। उसकी प्रॉपर लैंग्वेज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक बिल्कुल बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस चैप्टर का, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बिल्कुल आउटलाइन मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात पे हम चलते हैं कि क्या अगर हमारा एक ही स्टेट में भी अलग अलग ब्रांच खुला हुआ है, एक ही स्टेट में भी मेरी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ऑफिसेज खुले हुए हैं, हो सकता है एक ही स्टेट में अलग अलग सिटीज में मेरे खुले हुए हैं, और ये भी हो सकता है एक ही सिटी में, जैसे लेट्स से राजस्थान के अंदर हो सकता है मेरा जयपुर के अंदर भी ऑफिस खुला हुआ है, कोई और सिटी में भी खुला हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जयपुर के अंदर ही मेरे दो ऑफिसेज खुले हुए हैं। सवाल ये है कि विद इन द सेम स्टेट अगर हमारे ऑफिसेज होते हैं तो क्या उनका भी रजिस्ट्रेशन हमें अलग अलग करवाना पड़ता है, या उन सब का तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन हम ले सकते हैं? आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है फर्दर विद इन अ स्टेट। तो अब इस बार हम बात कर रहे हैं विद इन अ स्टेट की। विद इन अ स्टेट एन एंटिटी विद डिफरेंट ब्रांचेस वुड हैव सिंगल रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने परमिशन दे दी है कि विद इन द स्टेट, विद इन राजस्थान, अगर आपके 2, 3, 5 जितने भी ऑफिसेज हैं, तो अगर आप चाहोगे तो उन सभी का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप उनका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जैसे सपोज करिए कि मेरे 5 ब्रांचेस खुली हुई है विद इन राजस्थान, अलग अलग लोकेशंस पे होंगी। ठीक है, अलग अलग सिटी में भी हो सकती है, एक ही सिटी में भी हो सकती है, जैसे भी आप मान लें। मैं मान रहा हूँ कि 5 ब्रांचेस हैं, तो अगर मैं उन सब का सिंगल रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा उसमें कि इन 5 में से मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीओबी। पीपीओबी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, और फिर साथ में जो बाकी की बची हुई ब्रांचेस होगी उन्हें हम बोलेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बताइए, उनमें से किसी एक ब्रांच को, जिसको हम मेन ब्रांच बताना चाहते हैं, मेन ऑफिस बताना चाहते हैं, चाहे तो आप उसको हेड ऑफिस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप जिसको भी मेन बताना चाहते हैं उसको हमें किस नाम से रजिस्टर करवाना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो याद रखिएगा कि जीएसटी में हेड ऑफिस जैसा कोई शब्द नहीं होता, वो तो मैं आपको कह के बता रहा था। लेकिन जीएसटी के लॉ में हेड ऑफिस जैसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ, रजिस्टर्ड ऑफिस जैसा भी कोई शब्द नहीं लिखा हुआ। तो यहां पर क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, पीपीओबी। और जिनको हम अदर ऑफिसेज के रूप में शो करना चाहते हैं, जो हमारे इस मेन हेड ऑफिस के नीचे नीचे रहेंगी, उनको हमें डिक्लेयर करना होगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी। ये हमें डिक्लेरेशन देना होगा अगर हम एक ही स्टेट की अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग ऑफिसेज का सिंगल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो।
आप बोलेंगे सर ये डिक्लेरेशन हमें कब देना होगा, कहाँ देना होगा? सिंपल बात है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं उस समय आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाते समय ये बातें डिक्लेयर करनी होती है, ऑनलाइन ही होता है सारा काम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ गिवन पेन बेस्ड लीगल एंटिटी, कहने का मतलब वही है कि एक सिंगल पेन नंबर में, एक सिंगल पेन नंबर के थ्रू आप अगर अलग अलग ब्रांचेस से बिजनेस कर रहे हैं, सिंगल पेन नंबर वाला पर्सन है लेकिन उसी के नाम से अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खुली हुई है, तो उसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है पर स्टेट। पर स्टेट, याद रखिए स्टेट चेंज होते ही तो रजिस्ट्रेशन चेंज होगा। मतलब एक ही सिंगल पर्सन है, सुन लीजिए आप और क्लैरिटी से मैं बता देता हूं, ये एक ही सिंगल पर्सन है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये इंडिविजुअल हो, ये एचयूएफ भी हो सकता है, ये फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एओपी, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने इसको भले ही दिखाया हो आपको एक इंसान की तरह, बट ये कुछ भी हो सकता है, ये तो आप समझते होंगे। तो ये जो भी पर्सन है इसका कोई ना कोई पैन नंबर तो होगा, पैन नंबर होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के पहले, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के पहले आपके पास एक पैन नंबर होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? तो इसके पास एक पैन नंबर है, ये एक ही पर्सन अलग अलग ब्रांचेस से बिजनेस कर रहा है, अलग अलग ब्रांचेस है इसकी। तो मैं आपको ये कह रहा था, देखो अगर स्टेट चेंज हो रही है, यानी अगर अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस है ना, तब तो विदाउट एनी डाउट कोई शक ही नहीं है कि आपको इनका सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिंगल स्टेट में ही सारा काम है, सिंगल स्टेट में ही आपकी अलग अलग ब्रांचेस खुली हुई है, 3 ब्रांचेस खुली हुई विद इन द सेम स्टेट, तो ऐसे केस में आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा इन तीनों के लिए। ये जो तीनों मैंने ब्रांचेस दिखाई है, तीनों के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ये सब बातें कभी ना कभी। उस सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर को कहते हैं GSTIN, GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। सिंगल GSTIN मिलेगा आपको पूरे स्टेट के लिए, पूरे स्टेट में जितनी भी ब्रांचेस है सबके लिए एक ही नंबर मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने क्या देखा, सिंगल स्टेट है, 3 अगर ब्रांचेस भी है तो तीनों का आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन अब आप एक नई बात सुनिए, अगर हम चाहेंगे तो हो सकता है हम इन तीनों ब्रांचेस का भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा ले, हमारी इच्छा पर है। यानी अगर एक ही स्टेट है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और अगर हम चाहे तो इनका सबका भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। देखिए यही बात नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगी, लिखा है हाउएवर अ बिजनेस एंटिटी मे ऑब्टेन। मे का मतलब ही क्या है कि आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो। मे ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशंस फॉर इट्स ब्रांचेस विद इन द सेम स्टेट एट इट्स विल। आप अपनी इच्छा से एक ही स्टेट की अलग अलग ब्रांचेस के सेपरेट रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं। बताइए अब आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया सारी बातें? वैसे तो मैंने आपको ये सब बातें बताई भी है, लेकिन अभी हमने थोड़ी और पेशेंस के साथ में, थोड़ा और मैंने आपको एक एक बात पे स्ट्रेस दे करके ध्यान से आपको समझाया है, ठीक है? आगे क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है आपको सीजीएसटी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, एसजीएसटी का अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है, यूटीजीएसटी का अलग करवाना है, आईजीएसटी के लिए अलग करवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सारे टैक्सेस में आपका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं मैंने मेरे एक ब्रांच का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वो सब में एक साथ हो जाएगा, सीजीएसटी के लिए भी हो जाएगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, व्हाटएवर, पूरे जीएसटी के रिजीम के लिए हमने एक साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अलग अलग के लिए, अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग नहीं करवाना है। यही बात ये हमें बताना चाहता है, देयर इज अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस। ये भी आपको ध्यान रखना है,
चलिए, अब इतनी बेसिक जानकारी के साथ में हम अब एंटर हो रहे हैं पहले सेक्शन के अंदर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा इस चैप्टर का। सबसे पहला सेक्शन ही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 22। कौन सा है? सेक्शन नंबर 22, जिसकी हेडिंग है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। चलिए, बहुत ही काम का हमारे लिए सेक्शन होगा, बहुत अच्छे से हमें इसको समझना होगा, इसकी लैंग्वेज को देखना होगा। स्टार्ट कर दे, बताइए, कर दे स्टार्ट। ओके, सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 से हम शुरुआत करते हैं। काफी लंबा है ये सबसेक्शन 1, करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है इसमें, केयरफुली देखेंगे हम और समझते भी जाएंगे। दिमाग लगाइएगा आप भी मेरे साथ, बाकी मैं तो आपको पूरा एनालिसिस का करवाऊंगा ही। देखिए क्या लिखा है इसमें, एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। याद होगा सप्लायर वर्ड की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है पहले, सप्लायर की, रेसिपिएंट की, दोनों की हमने पढ़ी हुई है। अगर याद नहीं हो तो फिर से आप उसको देखिएगा। एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट की बात हो रही है? ये CGST एक्ट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर CGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सब एक्ट्स में भी रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो हम पढ़ के ही आए हैं अभी, लेकिन ठीक है, इसमें तो यही लिखा हुआ रहेगा क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं CGST एक्ट को। तो ये कहते हैं आपको इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर कब करवाना पड़ेगा, पढ़ते हैं आगे, सुनिए। ये कहते हैं एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा? अब देखिए, इतना सा पढ़ के ही हमें यहां से क्लियर हो रही है ये बात कि रजिस्ट्रेशन हमें स्टेट वाइज करवाना पड़ेगा। स्टेट वाइज करवाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं बोला इसने इन द कंट्री, इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इन इंडिया, ऐसी भाषा नहीं बोली इसने। इसने स्टेट के लिए बोला है या यूनियन टेरिटरी के लिए बोला है, यानी हर यूनियन टेरिटरी या हर स्टेट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये कहता है कि इन स्टेट्स में से आप कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अलग कर दो। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स किन के लिए बोला जा रहा है? छोटा सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब जीएसटी के लिए कुछ बातें डाली गई थी, जब ये जीएसटी आया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था और उसमें कुछ बातें डाली गई थी। उनमें से एक ये बात भी डाली गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जीएसटी के पर्पस से कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम बताए गए थे, इंडिया की कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये बात आपको पता भी होगी, आपको लग रहा होगा सर हमको पता है, आपने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई थी। कितनी? 11 ऐसी स्टेट्स बताई गई थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और वो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई थी उनमें से ज्यादातर तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उसकी स्टेट्स थी, और कुछ एक हिल स्टेशन वाली स्टेट्स थी। टोटल 11 ऐसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई थी। तो ये उनके लिए ही कह रहा है, ये कहता है कि उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़कर उनको छोड़ दो, उनको अलग कर दो। ठीक है, तो ठीक है, एक बार हम उन 11 स्टेट्स को छोड़ देते हैं। हालांकि मैं अब आपको यहां पर ही एक बात बता देता हूं, यहीं पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। वैसे तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, हम अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं बताइए? हम पढ़ रहे हैं अभी सेक्शन नंबर 22। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 22 उन 11 में से केवल 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ही हमें कवर करनी है। ये बात नीचे एनालिसिस वाले पार्ट में मैंने लिखी हुई है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, यानी इस सेक्शन के लिए हम केवल इन 4 को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मानेंगे। ठीक है, किन किन को मानेंगे? MMNT को, MMNT को, ठीक है, MMNT को। MMNT का मतलब हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा।
केवल ये 4 स्टेट्स को ही हम यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मान रहे हैं। वैसे तो टोटल 11 है, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 हमें उन 11 में से केवल 4 की ही बात करनी है। ये बात हमें बताई गई है, हमें अलग से बता दी गई है ये बात, ठीक है। तो अब यहां पर जो लिखा है फिर से हम देखते हैं उसको। ये कहता है अदर देन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यानी उन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को आप छोड़ दीजिए। 4 के अलावा जितनी भी रह गई है स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, अब हम उनको सामने ले आते हैं। अदर देन दीज 4, अब जितने भी रह गए आप उनको सामने ले आइए। उनमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन उनमें से भी किस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करेंगे ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा था कि लेट्स से मान लेते हैं कि ये हमारी 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, जिन तीनों में हमारी ब्रांचेस हैं। तो अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि इन तीनों में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या ये स्टेट हो सकती है, ये यूनियन टेरिटरी हो सकती है, कुछ भी मान लीजिए इनको। मान लेते हैं इनमें से ये 2 तो है स्टेट्स और ये 1 है यूनियन टेरिटरी, लेकिन हम ये जानते हैं इन तीनों में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन अभी इन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है सेक्शन 22 में कि आपको वहां पर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की। तो मैं मान लेता हूं, ध्यान से आप सुनिए, मैं मान लेता हूं कि इस स्टेट की जो ब्रांच है वहां से हम जो सप्लाई करते हैं वो टैक्सेबल सप्लाई है। देखिए हम माल तीनों जगह से बेच रहे हैं, सप्लाई हम तीनों जगह से कर रहे हैं, बट इनमें से जो यूनियन टेरिटरी है ना, वहां से मान लेते हैं हम एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स को सप्लाई करते हैं या एग्जेम्प्टेड वाली सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। तो बाकी दोनों स्टेट्स जो है वहां से तो हम टैक्सेबल वाली चीजें सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी से हम एग्जेम्प्टेड वाली चीजें सप्लाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कि मेरे को रजिस्ट्रेशन क्या इन तीनों का करवाना पड़ेगा अलग अलग? नहीं। तो ऐसे केस में याद रखिए, मैं इन 2 स्टेट्स का तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूंगा, लेकिन इस यूनियन टेरिटरी में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहे। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, यही बात ये कहना चाह रहा है। अच्छा, इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात हम बाद में करेंगे, 4 की, इनको छोड़ दीजिए, बाकियों के लिए ही हम सोच रहे हैं अभी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इन दोनों स्टेट्स में से अगर हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो हमें इनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन कब करवाना पड़ेगा? क्या हमेशा ही करवाना होगा? नहीं। तो अब आगे की बात भी पढ़ लेते हैं। आगे ये कहता है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना तभी होगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा। किसको क्रॉस कर जाएगा? 20 लाख को। यानी जब तक कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस ना करे तब तक मुझे कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तब तक तो मुझे कहीं भी नहीं करवाना है रजिस्ट्रेशन। ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि इन दोनों स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा अलग अलग, ये भी तब लेना होगा जब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा। याद रखिए, अभी हम उन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी भले ही मैं आपको बार बार कह रहा हूं 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट इनको बढ़ा या घटा सकती है। हो सकता है आपको कभी भी नजर आ जाए कि सर ये जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी इनकी जगह हमें 5 दिख रही है, 6 दिख रही है, 8 दिख रही है। हो सकता है ये 4 से कम भी हो सकती है। तो फिलहाल मैंने आपको ये 4 नाम बताए हैं MMNT, लेकिन आपको हो सकता है कभी भी थोड़े ही समय बाद में कुछ और नाम दिख जाए। तो कहने का मतलब है जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई है सेक्शन 22 के लिए, उनकी बात हम अलग से करेंगे, उनकी बात हम अभी नहीं कर रहे। तो आप मुझे बताइए फटाफट, अभी तक आपने क्या क्या समझा? अभी तक क्या क्या समझा? पहली बात, रजिस्ट्रेशन करवाना तभी होता है किसी भी सप्लायर को जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से ज्यादा हो? 20 लाख रुपीस से ज्यादा हो किसी भी साल में। जैसे मान लेते हैं ये है ईयर 2020-21, ठीक है। इस साल में
अब देखिए मैंने पहले वाले साल से चालू की है बात। मान लेते हैं इस साल में हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो साल भर होते 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 और 19 लाख पे पहुंचा। बताओ क्या हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा इस साल में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना रजिस्ट्रेशन के ही बिजनेस कर रहे हैं। फिर 2021-22 आता है। इस साल में अब हम वापस से 1 रुपए से काउंटिंग शुरू करेंगे। पहली सेल जो मेरी हुई है मैं वहां से गिनना शुरू करूंगा। देखते 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 पता चला कि मेरी पूरे साल भर में 18 लाख की ही टर्नओवर हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर। बताइए 21-22 में भी मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा होगा क्या? नहीं, अभी तक हम अनरजिस्टर्ड ही पड़े हैं। अच्छा अब आगे बताइए 2022-23 का क्या हिसाब है? 2022-23 का तो देखिए 2022-23 में सपोज करते हैं, फिर से हम बिल्कुल बिगनिंग से देखते हैं। हमारी टर्नओवर होते 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 यहाँ आके मेरा साल अभी पूरा नहीं हुआ है 22-23, और यहाँ आते ही मेरी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर अभी तक 20 लाख का हो चुका है। तो अब याद रखिएगा, अब जैसे ही अगला दिन मैंने एक और सप्लाई कर दी, क्योंकि अभी साल तो मेरा यही वाला चल रहा है 22-23 ही, तो मैंने अगर अगले दिन एक और सप्लाई कर दी तो बस नाउ आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह मैं फाइनली 2022-23 में जाके रजिस्ट्रेशन लेता हूं। अच्छा मान लेते हैं इसके बाद वाले साल में भी चल लेते हैं। 2023-24 में पता चलता है कि इस साल में स्टार्टिंग से मैं देखता हूं तो मेरा टर्नओवर पूरा का पूरा मिला के सपोज करिए केवल 17 लाख का ही हुआ। अब क्या है? अब क्या है बताइए? अब रजिस्ट्रेशन का क्या हिसाब है? सिंपल है, रजिस्ट्रेशन तो हम ऑलरेडी करवा चुके ना, बार बार थोड़ी करवाएंगे। तो 2022-23 में जैसे ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पहली बार 20 लाख को क्रॉस किया था, वैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अब एक बार करवा लिया तो बस वो तो रजिस्ट्रेशन रहेगा ही ना। तो अब आगे टर्नओवर मेरा कितना ही हो, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूं। समझ गए आप? ये सिस्टम होता है। लेकिन जब तक पहली बार मेरा 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ था साल भर का, तब तक मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। जैसे कि मैंने 2020-21 में भी नहीं ले रखा था, जो कि मेरा पहला साल था बिजनेस का, तब भी नहीं करवाया, फिर भी नहीं करवाया 21-22 में भी। लेकिन 22-23 में जैसे ही मैंने करवा लिया रजिस्ट्रेशन, अब आगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन बस आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, ये सिस्टम है। तो आपने क्या क्या देखा अब तक? आपने देखा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में आप तभी आओगे जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी साल में 20 लाख को क्रॉस कर जाए, तो उसी साल में अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन लेना बताइए किस किस स्टेट में पड़ेगा, किस किस यूनियन टेरिटरी में पड़ेगा? बताइए, क्या आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते पूरे देश भर का? जी नहीं, आपको स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज लेना पड़ेगा। लेकिन किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? क्या जवाब मिला आपको? जिस जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपका टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई हो ही नहीं रहा है तो वहां तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। ठीक है, फिर एक बात और हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर जब हम चेक करेंगे 20 लाख, तो उसमें हमें क्या क्या लेना है। याद रखिए, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे 20 लाख की, तो वहां पर एग्रीगेट का मतलब होता है हमारी जितनी भी ब्रांचेस है सभी का हमें टर्नओवर चेक करना पड़ता है। जैसे मेरा भले ही बिजनेस यहाँ पर तीनों जगह से चल रहा है, तीनों अलग अलग मेरे ब्रांचेस हैं, तीनों, दो तो स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय हमें क्या करना होगा? हमें तीनों का टर्नओवर जोड़ के ही देखना होगा कि किस दिन वो 20 लाख को क्रॉस करता है। ठीक है, तीनों का जोड़ना होगा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे इन तीनों का मिला के 20 लाख को क्रॉस करेगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन लेना किस किस में होगा? जिस जिस से मेरा टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है। यानी कि भले ही मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन मैं यहां नहीं करवाऊंगा, इस यूनियन टेरिटरी में नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां से मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो रहा है। ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमें सभी जितने भी पूरे इंडिया भर में हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, सभी का टर्नओवर जोड़ के देखना होगा। आपको याद होगा, आपने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ऑलरेडी देखी हुई भी होगी, और कहां पे देखी है वो आपको याद आना चाहिए। बताइए, आपको याद है ना? कॉम्पोजिशन स्कीम जब आपने पढ़ी थी, कॉम्पोजिशन स्कीम, वहां पर भी आपने एग्रीगेट टर्नओवर वाला टर्म देखा था।
तब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, बहुत डिटेल में, कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या कवर करना होता है। याद रखिए सेम वही डेफिनेशन यहाँ भी अप्लाई होगी, सेम। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा इस चैप्टर में आगे चल के डेफिनेशंस दिखेगी आपको, वहाँ लेकर के चल लेता हूँ और एक बार फिर से ज़रा दिखा देता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। ये हमने देखी हुई है, सेम टू सेम यहाँ पर मैंने लिखी है, सेम टू सेम। देखिए अब मैं फटाफट से बताऊंगा, डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ है। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो पहली बात तो हमें पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर देखना होता है। पूरे इंडिया में मेरी जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी का, जितने भी ऑफिसेज हैं सभी का टर्नओवर जोड़ के देखना होता है। हमारे सेम पैन नंबर में जितने भी काम चल रहे हैं सबसे जो टर्नओवर हो रहा है वो देखना है। दूसरी बात, टर्नओवर में भी हमें ये चारों चीज़ों को जोड़ना होगा। क्या क्या को? पहला, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हम करते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी पूरे इंडिया भर के ऑफिसेज हैं उन सब से जितनी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज होती है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये टैक्सेबल सप्लाई मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंट्रा स्टेट की, विद इन द सेम स्टेट वाली सप्लाईज, उन्हें भी देखना है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जो हो रही है उन्हें भी देखना है। एक्सपोर्ट्स अगर हम इंडिया के बाहर कर रहे हैं उन्हें भी देखना है, और फिर इंटर स्टेट अगर हम सप्लाई करते हैं उन्हें भी देखना है। इन सबको जोड़ करके हमें चेक करना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम अपनी ऑल टैक्सेबल सप्लाईज देखेंगे तो उसमें हमने अगर कोई माल खरीदा है जिस पर हमने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, उसे नहीं लेना, उसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अरे वो तो क्योंकि हमारा खरीदा हुआ माल है ना, वो बेचा हुआ थोड़ी है। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर में बात करते हैं तो हम केवल बेचे हुए माल की करते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं लेनी है। ये सब बातें हमारी ऑलरेडी देखी हुई है। और फिर लास्ट में यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर जब हम जोड़ के देखेंगे तो नेचुरली हम कैसे देखेंगे? हम अपने बिल को चेक करेंगे, भाई जिस जिसको भी हमने माल बेचा है उसका बिल हम देखेंगे, बिल से हम वैल्यू लेंगे, फिर जोड़ के देखेंगे। लेकिन बिल में जो हमने CGST, SGST, UTGST, IGST वगैरह जोड़ रखा होगा उसे हमें नहीं लेना, उसे नहीं लेना है एग्रीगेट टर्नओवर में। याद रखिए एग्रीगेट टर्नओवर में जो हमने सामने वाले से GST वसूल किया है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें एग्रीगेट टर्नओवर में कवर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में तो ये बात लिखी हुई है कि एग्रीगेट टर्नओवर में GST वाली चीज़ें नहीं आती है, GST वाले अमाउंट्स नहीं आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि अरे भाई अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं ना। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो हमने बिल में GST जोड़ा ही नहीं होगा ना, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ही नहीं अभी तक। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे लिए फिलहाल ये बात बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है। ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है ना, हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ही तो चेकिंग कर रहे हैं। तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं है हम, तो हम टैक्सेबल ही नहीं है, हम टैक्सेबल है ही नहीं, तो ऐसे केस में हमने GST जोड़ा ही नहीं होगा ना कभी भी, तो हम उसकी बात ही क्यों करें फिर? ठीक है, तो बेशक एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में बात लिखी है लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है। चलिए, तो यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की बात कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से एग्रीगेट टर्नओवर हमें चेक करना होगा और वो 20 लाख को जैसे ही क्रॉस करेगा बस हमें यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये पहली बात हुई। चलिए, अब इसी में आगे आप देखेंगे तो एक प्रोविजो लिखा हुआ है, और वो जो प्रोविजो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अब बात करने वाला है। किन के लिए बात करेगा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जिनको हमने ऊपर छोड़ दिया था, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये कहता है कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, अब हो सकता है कि हम केवल ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है हम थोड़ी बहुत तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और थोड़ी बहुत अदर स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कहता है अगर आपका काम एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो गया ना, बाकी सारी भले ही अदर स्टेट्स हो, लेकिन अगर एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपका काम चल रहा है तो फिर याद रखना
फिर याद रखना कि ऊपर जो आपको 20 लाख की लिमिट बताई गई थी उसकी जगह आपकी लिमिट केवल 10 लाख रुपए ही रह जाएगी। केवल कितनी रह जाएगी? 10 लाख रुपए ही रह जाएगी। सोचिए कि वैसे तो 20 लाख रुपए तक के एग्रीगेट टर्नओवर की हमें छूट मिली हुई थी कि भाई जब तक हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो हम रिलैक्स थे, चलो भाई बढ़िया है, 20 लाख अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारा काम किसी एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हो रहा है ना, तो फिर 20 लाख नहीं, हमारे लिए केवल 10 लाख की लिमिट ही रहेगी, केवल 10 लाख। और ऐसे में जिस दिन भी मेरा 10 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाएगा ना, बस उसी दिन हमें अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहां कहां करवाना होगा? सभी जगह का करवाना होगा, सभी जगह का। ऐसे नहीं केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, सारी जगह से, जहां जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी वाला हो चाहे अदर स्टेट हो, लेकिन जहां जहां से भी अब हमारा टैक्सेबल सप्लाई होगा वहां वहां अब हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, तो याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते ही हमारी लिमिट्स कम हो जाती है, तो हमें जल्दी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, 10 लाख रुपए हमारी लिमिट है। तो आपने देखा नॉर्मली 20 लाख है, लेकिन अगर एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हमारा काम हो रहा है तो फिर हमारे लिए लिमिट रहेगी 10 लाख की। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आप चिंता मत करिए, इन पर मैं आपको कई क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आपके ही नोट्स में आगे आप देखेंगे तो कई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हम उन सबको बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ आप इन प्रोविजंस को ही मेरे से इतना अच्छे से समझ लें कि वो क्वेश्चन करते समय मेरे से पहले आप उसका आंसर दे दे, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो आप बहुत केयरफुली समझते जाइए, मैं आपको जो जो भी समझा रहा हूँ आप उसको अगर ध्यान से समझ पा रहे हैं ना, और इम्पॉर्टेंट बात है केवल अभी क्लास के समय ही समझना काफ़ी नहीं है, आप इसको ज़रूर एक बार और, एटलीस्ट एक बार और रिवाइज करिएगा, खुद पढ़िएगा इसको, तो जाके आपके दिमाग में रजिस्टर होगा। ये मेमोराइज तो करने के लिए आपको बाद में बैठ के एक बार याद भी करना पड़ेगा, लेकिन मेमोराइज करने का काम तो छोड़िए, वो तो आप करेंगे ही बाद में। उसके पहले आपको एक बार और मेरी इस क्लास के बाद में इसको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड इन बातों को एक्सेप्ट करेगा। मेमोराइज तो आपका अभी भी नहीं होगा, उसके लिए तो आपको एक बार और बैठ के अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे स्टेप्स होते हैं, पहले आपने क्लास में तो समझा, फिर अभी वो चीज़ आपके दिमाग में अपने आप नहीं गई है, अभी तो मेरे कहने से जा रही है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में एक बार और। इसीलिए कहते हैं जिस दिन क्लास लो उसी दिन उसको वापस से रिवाइज करो, वो इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लेवल पे मेहनत करके उसको वापस नहीं पढ़ोगे ना, चाहे वो आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, लेकिन आप खुद जब तक वापस नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ आपकी नहीं बनेगी। अभी तक तो ये चीज़ मेरी थी जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ये चीज़ तब बनेगी जब आप खुद भी इसको बैठ के एक बार वापस से समझेंगे और पढ़ेंगे, और फिर थर्ड स्टेप पे आप बैठेंगे इसको याद करने के हिसाब से, वो थर्ड स्टेप होगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोविजो हमें बताया गया है इसमें, ये हमारा सेकंड प्रोविजो है। एक तो मेन प्रोविजन था हमारा सबसे पहले जो हमने पढ़ा, उसके बाद में फर्स्ट प्रोविजो आया, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजो था, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकंड प्रोविजो। आइए पढ़ते हैं। इसमें बात की गई है किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट की, और हम जानते हैं कि सेक्शन 22 के लिए कुछ एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई गई है अलग से, तो हम उन्हीं के लिए अभी बात कर रहे हैं। क्या कहता है ये कि अगर किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट ने रिक्वेस्ट की सरकार को, तो सरकार जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन भी लेगी साथ में, और फिर सरकार क्या कर सकती है कि उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये 10 लाख को बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा अमाउंट कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। क्या सुना आपने? ध्यान से सुनिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है, आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर के कितनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई हुई है? 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई हुई है। अच्छा, अब उन 11 में से भी हम ये जानते हैं कि यहाँ सेक्शन 22 के लिए
बहुत लिमिटेड हमें नाम बताए गए हैं, केवल उनको ही हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मानना है। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है, यहाँ पर ये प्रोविजन ऐसा कहता है हमें कि अगर कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट जाके, वैसे तो हमने देखा कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी इनके लिए लिमिट 10 लाख है, लेकिन अगर इनमें से कोई जाके गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है कि आप ना हमारे लिए लिमिट बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट इनकी रिक्वेस्ट सुन के और जीएसटी की काउंसिल की रिकमेंडेशन लेकर फिर अगर गवर्नमेंट को ठीक लगा तो क्या कर सकती है, उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकती है, 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा कर सकती है, हो सकता है 11 लाख कर दे, 12 लाख, 15 लाख, कितनी भी कर सकती है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि 20 लाख तो ओवरऑल है ही ना सबके लिए, तो सबसे ज़्यादा कैसे करेगी। समझ गए, ये पावर यहाँ पे गवर्नमेंट को मिली हुई है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, चाहे तो कर सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि किसी स्टेट ने रिक्वेस्ट कर दी तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट की इच्छा पर है फाइनली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम 20 लाख किया जा सकता है, और उसमें फिर गवर्नमेंट अपनी शर्तें भी रख सकती है कि भाई ये शर्तें पूरी होने पर ही लिमिट्स तुम्हारे लिए बढ़ेगी। क्लियर हो गया, तो ये प्रोविजन एक तरह से गवर्नमेंट को एक पावर देता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट को भी एक तरह का अधिकार दे रहा है कि वो चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है। राइट, नेक्स्ट एक और भी प्रोविजन लिखा हुआ है, लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में। अब यहां भी गवर्नमेंट को एक पावर लिखी हुई है, क्या, कि अगर किसी भी स्टेट ने रिक्वेस्ट की, अब ध्यान से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी स्टेट ने अगर रिक्वेस्ट की, अब यहां पे कोई भी स्टेट हो सकती है, वो कोई भी स्टेट हो सकती है, वो यहां पे किसी भी स्टेट की बात हो रही है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी हो सकती है, अदर स्टेट भी हो सकती है, कोई सी भी स्टेट, पूरे इंडिया की कोई सी भी स्टेट हो सकती है किसी भी स्टेट की रिक्वेस्ट पर। और आगे लिखा है एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। नेचुरली काउंसिल का रिकमेंडेशन तो गवर्नमेंट हमेशा ही लेती है, तो इस बार गवर्नमेंट को कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई सी भी स्टेट रिक्वेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर की हमने जनरल लिमिट 20 लाख रुपए पड़ी थी ना, हमने याद करिए सबसे पहले जनरल लिमिट 20 लाख पड़ी थी। गवर्नमेंट चाहे तो उस 20 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा सकती है। सोचिए, उस जनरल लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही है, जनरल लिमिट को बढ़ाने की, उस 20 लाख की लिमिट को बढ़ा सकती है, और बढ़ा करके कितना भी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 40 लाख रुपए। सुना, ये एक और पावर गवर्नमेंट के पास आ रही है, एक्सटेंडेड पावर आ रही है। मतलब आप सोचिए कि हमने सबसे पहली बात यहां पे पढ़ी थी कि जनरल केसेस में 20 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन अभी हम उसका एक्सेप्शन ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको 20 लाख से ज्यादा कर सकती है किसी स्टेट के कहने पर। अभी हमने पूरी बात नहीं पढ़ी, अभी पूरा पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ऐसे ही फिर हमने फर्स्ट प्रोविजन में ये पढ़ा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट है, लेकिन हमने उसका भी एक्सेप्शन पढ़ा कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से भी अगर कोई ने रिक्वेस्ट किया तो उनके लिए भी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो दोनों बातों के हमने एक्सेप्शंस देख लिए अभी तक। चलिए एक बार इसको पूरा करते हैं, आगे पढ़िए बहुत ध्यान से। क्या पढ़ रहे थे हम, कोई भी स्टेट के कहने पर, इंक्लूडिंग कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कोई भी स्टेट अगर जाके गवर्नमेंट को कहती है कि आप लिमिट बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट 20 लाख की जगह बढ़ा सकती है 40 लाख रुपए तक, 40 लाख रुपए तक। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। ये जो बात है ना, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए नहीं है। अभी तक मैं आपको कह रहा था कि इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्यों, क्योंकि यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है स्टेट, तो स्टेट का मतलब कोई भी स्टेट हो सकती है, लेकिन ये बात स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए फिट ही नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती, आपने भी शायद कैच कर लिया होगा, ये बात स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए फिट नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती, क्योंकि उनके लिए 20 लाख का सिस्टम था ही नहीं ना कभी भी, उनके लिए तो था ही 10 लाख का सिस्टम। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को तो आप हटा ही दीजिए, उनके अलावा जो है उनकी ही हम बात कर रहे हैं। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अलावा वाली रह जाती है, वो अगर चाहे तो गवर्नमेंट को ये कह सकती है, देखो भाई आपने हमारे लिए 20 लाख की लिमिट बताई है, बताइए ना, बताइए, चेक करिए। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लिमिट है 20 लाख की,
तो वो जाके उनमें से कोई भी स्टेट जाके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप 20 लाख से थोड़ा बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट उनके लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम बढ़ा करके भी 40 लाख कर सकती है। लेकिन अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, वो जो स्टेट आई है ना सरकार के पास रिक्वेस्ट करने, वो ये लिमिट्स पता है किन के लिए बढ़वा रही है? सबके लिए नहीं बढ़वा रही, अपने पूरे स्टेट के सारे सप्लायर्स के लिए नहीं बढ़वा रही, केवल उन सप्लायर्स के लिए बढ़वा रही है, उन सप्लायर्स के लिए बढ़वा रही है जो केवल और केवल गुड्स के सप्लाई में एंगेज्ड है, हु आर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि एक तरह से वो स्टेट आती है और अपने सारे गुड्स के सप्लायर की तरफ से सरकार के पास में रिक्वेस्ट लेके आई है कि सरकार 20 लाख रुपए से बढ़ा दो आप इस लिमिट को। किन के लिए? हमारे उन सप्लायर्स के लिए जो सप्लायर्स केवल और केवल गुड्स सप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, वो 1 रुपए की भी सर्विस नहीं देने चाहिए, 1 रुपए की भी सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए वो, ठीक है? वो गुड्स ही सप्लाई करनी चाहिए। हालांकि मैं इसका आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगा, एक सर्विस में आपको बताऊंगा जो वो लोग सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शन को छोड़ के कोई भी सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए। ये केवल और केवल क्या सप्लाई करने चाहिए? गुड्स ही सप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसे सप्लायर्स की तरफ से ये स्टेट सरकार से लिमिट बढ़वाने आई है, तो सरकार बढ़ा सकती है इनकी लिमिट को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकती है? 40 लाख रुपए। और साथ में अपनी शर्तें भी बताएगी, ठीक है, कि भाई ये शर्तें पूरी होंगी तो जाकर के ही ये लिमिट आपके लिए बढ़ेगी। बताइए, समझ में आ गया आपको? तो आज हमने ये काफ़ी सारी बातें देखी है। अभी तो देखिए इस सेक्शन 22 में बहुत कुछ है पढ़ने का, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमें समझना भी होगा, लेकिन इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसमें बस हम अभी क्लास को इतने पे ही रोकते हैं। थैंक यू।